चलें यार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुम्मा मुबारक। यार अभी तो बात की है कि नहीं बोला। तो आपने जुम्मा कहाँ पढ़ा? इधर लोकल मस्जिद में। अपने घर के पास ही। मेरे अपने घर के पास मिल गई यार, अच्छी। मुझे पता ही नहीं था। और अच्छी है, नई है, और कम्युनिटी सेंटर है बहुत बड़ा। नाम क्या? आई कांट से। अच्छा, यार कोई गवर्नमेंट का सीक्रेट नहीं पूछ रहे। यार हॉज हिल। हॉजल। हॉजिल यार हॉजिल ये का नाम यार है। ये फिर हॉजल पहुंच गए। क्या मतलब? हॉजिल आपने उस दिन गलत एड्रेस दिया था, मैंने बताया था आपको। अगर अच्छा। आपने वहां पे कम्युनिटी सेंटर में पढ़ा तो वो होजिल का हुआ ना, जिसका आपने एड्रेस दिया था। अफ्तारी दूसरी जगह पे थी। इफ्तारी का जो एड्रेस दिया था ना गलत था वो आपने। नीचे स्पार्क अच्छा, रोड वो पे। हॉजल हाँ, का था। हाँ। ये कैसे हो तो सकता है? वो तो मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था। हाँ तो घूम फिर के आप वहीं पे घुस जाते हैं फॉर सम रीजन। रिश्ता तो नहीं टूट रहा। तो बहरहाल हाँ, वो मैं कह रहा था यार, मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, स्पेशली आजकल जिस तरह आप देख रहे हो ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कम्युनिटी सेंटर्स, पब्स, हम्म चर्चेज, हम्म। ये सब जो हैं माशाल्लाह, लोग आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों में कन्वर्ट हो रहे हैं। देख के बहुत खुशी होती है कि इतनी स्पीड से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने एक, यानी रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोट की है। आज भी अगेन वही उस तरह मैं देख रहा था, जिस तरह दुनिया में पॉलिटिकल एक चल रहा है ना आजकल, एक केओस, कि उधर ट्रम्प को अरेस्ट कर दिया है कल परसों अच्छा, arrest? उसको arrest ट्रम्प कर को लिया? अरेस्ट कर लिया। हम्म। उसके बाद उसके अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं पुतिन के। उसको तो अरेस्ट करना मुश्किल है, वो तो जाहिर बात है रशिया में बैठा हुआ है। उसके बाद इमरान खान के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, उस पर तो पता नहीं कितने केसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया में चल रही हैं ना, इसके साथ साथ अब ये जो ब्रिक्स का है, इन्होंने एक यूनिटी बनाई है नई। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और उसमें अब साउथ अफ्रीका भी आ गया। इसके बाद ईरान और सऊदीया की दोस्ती हो गई है। अच्छा। और तो चाइना ने करवाई है। चाइना ने करवाई है। हम्म। उसके बाद अब जो है वो कौन सा एक और कंट्री है, पता नहीं, मैक्सिको शायद, हाँ मैक्सिको। सही। मैक्सिको इज ट्राइंग टू गेट इनटू ब्रिक्स। दे वांट टू जॉइन ब्रिक्स। तो ये जो रिसेंटली एक चल रही है ना चीज़ें, अब हुआ क्या है कि आजकल आप यूएसए की कोई भी पॉडकास्ट या कोई भी उनका पॉलिटिकल कोई ये होते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ये उठा के देखो ना, तो उसमें आजकल डिस्कशन ये चल रही है कि पेट्रो डॉलर का एंड है। क्योंकि जब से भी ये आई डोंट नो कब से ये पेट्रो डॉलर चल रहा है, मेरा ख्याल है 19 काफी बहुत अर्ली देर हो गई। 19 से ना इन्होंने वो जो की थी मोनोपोली गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट, जो इन्होंने अपना डॉलर करेंसी लॉन्च की थी। हाँ हाँ तो वो अब दुनिया को पता चलना शुरू हो गया और रिजर्व्स काफ़ी कम आ गए। इसी वजह से ब्रिक्स जो है वो मेन उसका मकसद भी यही था कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं डॉलर के अगेंस्ट, हम अपनी करेंसी में क्यों ना करें, इससे हमारी अपनी करेंसी स्ट्रेंथ होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे कज़ाफ़ी ने भी यही बोला था अमेरिका को, और पहले अमेरिका क्या करता था, वो उनको एग्जीक्यूट करवा देता था वहाँ पे सही। लीडरशिप को ही ना। कज़ाफ़ी ने बोला था कि यार हमें जो उनसे हम गोल्ड दिनार इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम क्यों डॉलर में ट्रेड करें, तो उन्होंने मरवा दिया था। ईरान में भी जो ऑयल रिजर्व थे, सारी बेसिकली जो वॉर्स वगैरह थी उसकी मेन जड़ ये डॉलर ही था। और सब बोल भी ये रहे हैं करंट अफेयर्स में। देखो, एंड ऑफ द डे इट्स टाइम फॉर यूएसए और उनके जितने भी पब्लिक है, उनका रियलाइजेशन टाइम आ गया, और उनको हो रहा है रियलाइज कि यार हमने जो इन्वेजन्स और दुनिया में जा जाके वॉर्स की है ना, उसका अब सिला हमें मिलना शुरू हो गया। एक साइकिल है ना, देखें जो भी सुपर पावर बिल्कुल होती है सही। उसने चेंज ऑफ हैंड होना है। ठीक है, सो शायद हो सकता है अभी ये टाइम आ गया कि चेंज ऑफ हैंड होगा। क्योंकि कितनी देर से जितने जब से हमसे सुन रहे हैं कि भाई अमेरिका यूएस डॉलर का ही सारी वैल्यू है, पेट्रोल और अगेंस्ट यूएस डॉलर जो भी है, हर चीज़ आपका जो आपका ट्रेड होता है सारा कुछ डॉलर में होता है। सो हो सकता है कि अभी चेंज ऑफ पावर हो रही है। बड़ी बड़ी ताकतें जो पहले भी आई हैं हिस्ट्री में वो भी चेंज हुई हैं। सो हो सकता है कि अभी उनकी ये टाइम जितनी कंडीशंस थी ना सारी दुनिया में, अब से सऊदीया में उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि आपने जो ट्रेडिंग करनी है ऑयल की वो डॉलर्स में करनी है। ईरान पे उन्होंने कहा, ईरान ने नहीं माना, उन्होंने सैंक्शंस लगा दी। उसके बाद जो जो कंट्री नहीं मानता वो यूएसए कहता है जी से कोई भी नहीं लेगा। अच्छी ना, वो कहते नहीं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। वो लिटरली वो करते हैं, बदमाशी नहीं होती। सैंक्शंस क्या है और क्या है, ऐसे ही चाइना पे है। सैंक्शंस, इस पे सैंक्शंस। ऐसे ही है। लेकिन चाइना को वो इस वजह से रेजिस्ट नहीं कर पाए क्योंकि चाइना ने तो मार्केट
को आगे ऐसे जप्फी डाली है ना सैचुरेट कर लिया एक तरह का कि उन्होंने। उसने कहा कि जो चीज़ हम दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि चाइना आज से आप 30 साल पहले भी नहीं, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 25 साल 20 साल पहले चले 2000 के जाएं बाद ही तो तकरीबन। चाइना का नाम नहीं था। ऐसे ही हम जब छोटे थे तो सोनी के टीवी, जापानीज चीज़ें, जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स या अमेरिकन, ये दो नाम थे दुनिया में कि जी आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो यहाँ अमेरिकन है या उधर की है। इधर यूरोप में थोड़ा जर्मनी शर्मनी था, लेकिन ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान वहाँ पे जापानीज चीज़ सबसे अच्छी थी। मुझे याद है जब बचपन में सुनते थे, हमारे वाले साहब बोलते थे, किस्सा सुनाते थे, क्योंकि वो डील करते थे सारे शिप स्पेयर पार्ट्स वगैरह में। तो उन्होंने बताया कि शुरू शुरू में जब वो 70s में दुबई में आए थे, यूएई में आए थे, तो तब ना चाइना वाज ग्रोइंग, तो तब लोग चाइना का इतना नहीं बोलते। तो कहते हैं उस वक्त एक शख्स आया था जो कहता है चाइना पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करेगा और पूरे वर्ल्ड की ये सारा प्रोडक्ट्स बनाएगा। ये उस वक्त तकरीबन 80s की बात है। तो उस वक्त वो कहते थे यार ये क्या बात कर रहा है, कि आप क्या बात कर रहे हो कि चाइना कैसे करेगा, क्योंकि उस वक्त ये होता था भी जर्मन क्वालिटी और ये सब यूरोपियन ये सब इनकी वैल्यू थी, चाइना को तो कोई नहीं जानता था। लेकिन लिटरली अभी जो है ना, चाइना पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री है। यानी कि उनके घरों में हर एक घर में एक फैक्ट्री लगी गई है, और उन्होंने इतना काम उठाया कि लिटरली आप जो भी उठा के देख लें, हालांकि ये यूएस भी चाइना को पसंद नहीं करता, बट दे आर फोर्स्ड टू यूज देयर प्रोडक्ट्स। जिस तरह उस दिन बता रहे थे ना, उस दिन भी थोड़ी सी बात हुई थी कि जो डिक्टेटरशिप अब चाइना में पेरेंटली देयर इज डिक्टेटर, वो कोई इलेक्शन लुक्शन नहीं होते। वो अमेरिका कहता है इलेक्शन कराते भी हैं तो ये सारी बात है, वो खुद ही अपने आप को ले आते हैं। वो इवन दो देयर इज अ डिक्टेटर स्टिल उनकी तरक्की हो रही है। वो हो ही इस वजह से रही है क्योंकि जो भी आया बंदा काफ़ी अरसे से है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर या उसको जो भी कह रहे हैं आप, उसने चीज़ें कुछ सेट कर ली हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होंगी। और उसने मेनली जो एक उनका मशहूर हुआ था ना, वो करप्शन थी। उसने क्या करप्शन ख़त्म की, वो कैसे की उसने कि जो कुछ वजीर थे कुछ पकड़े गए ना, मेरा ख्याल है या ये था या इससे पिछला वाला था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली हुई थी कि उन्होंने सबको एग्जीक्यूट कर दिया था, सीधा सीधा एग्जीक्यूट। कि आपकी करप्शन निकली है, इतने इतने पैसे आपने चोरी किए हैं या पैसों की मद में नहीं भी है, किसी और को फेवर्स दिए हैं या जो भी, उन्होंने कहा जी सबको ख़त्म करो। वो दिन आज का दिन वहाँ पे किसी ने करप्शन नहीं की, या होगी भी तो बहुत मिनिमल होगी। उसकी वजह से उनको ये फ़ायदा हुआ कि फिर क्योंकि करप्शन ख़त्म हो गई ना, तो वो जो पैसा ड्रेन आउट होता है ना सारी दुनिया में, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ड्रेन आउट होकर फर्स्ट वर्ल्ड में आ जाता है ना, ऐसे ही है। ये तो सेफ हेवन्स है ना टैक्स के लिए। यहाँ पे आके पैसा पार्क कर देते हैं, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, बिजनेसेस खोल लेते हैं जिनका कोई ना तो ना वास्ता। ऐसे ही अब है। हमारे कितने पॉलिटिशियन जिनकी यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं, यानी 26-30 कंपनीज खोली हैं, जिनका प्रॉब्ली कोई इतना वो है भी नहीं, कोई काम भी नहीं है या जो भी है। उसके अलावा मशहूर है कि स्विस अकाउंट्स मशहूर हैं, हाँ। स्विट्ज़रलैंड में जाके पार्क करते हैं पैसा। ऐसे ही। उसके बाद एक क्या है वो सीशेल्स है, पता नहीं क्या इस तरह कोई जगह है, वो एक बहुत बड़ा सेफ हेवन है, तो वहाँ जाके पैसे पार्क करते हैं और वो कंट्री सारे अमीर हो जाते हैं, वो गरीब हो जाते हैं। तो चाइना ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया था। उन्होंने कहा था बाहर पैसा आना जाना, उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद जो करप्शन करेगा फारे। उसके बाद जो उनका जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उन्होंने कहा हमारे पास इतनी आबादी है, मोर देन 1 बिलियन 1.5 बिलियन नाउ। उन्होंने कहा आप सबको ना जो बिजनेस जो भी करेगा ना स्मॉल स्केल स्पेशली, उनको इंसेंटिव दो कि अगर आपके घर में आप कोई कारखाना लगाते हैं तो आपको बिजली सस्ती या फ्री, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने इस तरह के इंसेंटिव देने शुरू किए। उससे फिर जो आम आदमी है, जो मेरी आपकी तरह का है ना, जिसको जो सिर्फ ड्रीम कर सकता था कि यार मैं को बिज़नेस करूँ, उन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया। अब फ़र्ज़ करें ना एक महल्ले में 3-4 फैक्ट्रियाँ लगी हैं घरों में, तो उनको तो एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो क्या करेंगे, लेबर महल्ले से उठाएंगे। ऐसे ही है। वहाँ की लेबर उन्होंने यूज़ की, वो करते करते वो साइकिल वाली बात आ गई कि वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी उन्होंने इस मामले में बड़ी तरक्की की, स्पेशली फाइनेंशियली। आई थिंक सो चाइना इज़ द ओनली कंट्री, और पहले जर्मनी था लेकिन इनका भी बेड़ा गर्क हो गया कि जिनके पास हर ईयर जो उनका जो भी फाइनेंसेस है ना वो सरप्लस में रहते हैं, वो कभी यानी उसमें नहीं जाते कि उनके पैसे नहीं हैं। तो अब जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि अब जब ब्रिक्स बन रहा है ना उधर, उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली अभी वो चाइनीज़ मेरा ख्याल है उधर आया हुआ था, रशिया चाइनीज़ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बहुत कोई अच्छी कोई एग्रीमेंट साइन किए हैं आपस में।
उसमें जो मेन चीज़ है जो आजकल जिसको वेस्ट को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि वो अपनी ऑनलाइन ये करेंसी लेके आ रहे हैं, अपनी रिज़र्व करेंसी। एक तो क्रिप्टो है ना, ऑनलाइन जाना, एक अपनी रिज़र्व करेंसी लेके आ रहे हैं। तो इनको अब जो शोर मचा हुआ वो ये है कि जी जो पेट्रो डॉलर था ना, सऊदीया ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, सऊदी ईरान को भी मिला दिया, तो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तो यही है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब जो जो रशिया इवन ऑलरेडी जो ट्रेडिंग कर रहा है ना वो युआन में कर रहा है। डॉलर अच्छा। तो वहाँ पहले भी कम था लेकिन अब बिल्कुल ही ख़त्म। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से अब वो कह रहे हैं जी, और इंडिया भी उनके साथ मिला हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं हम अपनी रिज़र्व करेंसी बनाएंगे। तो जब उनकी रिज़र्व करेंसी बनेगी तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो ये होंगे कि दुनिया में, क्योंकि डॉलर एक रिज़र्व करेंसी है, तो हर मुल्क के पास जितना डॉलर होगा उसकी बेसिस पे उनकी इकोनॉमी डिफाइन होती है ना, कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कि हमारे पास इतना डॉलर है, डॉलर रिजर्व्स हैं। तो जब वो उनका फिएट आ जाएगी एज अ रिज़र्व करेंसी तो लोग डॉलर से जान छुड़ाएंगे। जब डॉलर सारी दुनिया से निकल के आहिस्ता आहिस्ता वापस यूएसए में आना शुरू होगा तो पैसा ज़्यादा हो तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन होती फिर ऐसी इन्फ्लेशन होगी, अल्लाह माफ़ करे, कि वो उनको समझ ही नहीं आनी हम करें क्या। और जाहिर बात है जब एक ब्लॉक्स बन गए, इधर वाला ब्लॉक अगर स्ट्रॉन्गर होता गया, उसको ज़्यादा मुल्कों ने ज्वाइन कर लिया, तो फिर तो बेचारे वैसे ही इनसिक्योरिटी और में होना भी ऐसे ही चाहिए ना यार, बदमाशी थोड़ी है। अमेरिका बाप बैठ गए सारों के ऊपर जनाब वालिसा बन के कि सारों को मैंने कंट्रोल करना है, मैं जो बोलूँगा वही दुनिया के अंदर होगा। इस मुल्क में ये ठीक नहीं हो रहा यार। आप ये सोचो ना, यहाँ पे यूके में कोई आके आपके प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूट कर दे, ये जनाब हमने इससे अवाम को छुटकारा दिलवाना है क्योंकि ये ठीक नहीं है, तो आप कौन है डिसाइड करने वाले, पहली बात। दूसरी बात जो चाइना का जो है ना, चाइना की दो चीज़ें ना, देखें इस्लाम भी आपको यही बताता है। इस्लाम ने जो अल्लाह पाक ने आपको शरीयत दी है, जो लॉज दी हैं इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसमें यही है कि वो क्योर और प्रिवेंशन बेसिकली जो है ना, वो आपको प्रिवेंट करते हैं बुरी चीज़ों से। अब जो चाइना की आपने बात की थी कि उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था करप्शन के ऊपर, तो इस्लाम की जो जितनी भी सज़ाएँ हैं शरीयत के लिहाज से, वो यही है कि आप एक एग्जांपल सेट कर देते हो कि यार अगर आपने किसी का ज़ना किया है तो आपको इतने कोड़े हैं, शादीशुदा तो उसकी अलग सज़ा। तो वो बेसिकली माशरे के अंदर आप एक एग्जांपल सेट कर दी तो लोग फिर लॉ से डरते हैं कि यार हम ये करेंगे तो उन्होंने उसका हाथ काट दिया अगर चोर का, तो ये हमारा भी काट सकते हैं। इसी वजह से जो है इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें आप देखें जो क्राइम रेट है बहुत कम है, ना होने के बराबर। अच्छा, ये जो है ना एक ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं शरिया लॉ के, क्योंकि शरिया लॉ इवन मुसलमान नॉन मुस्लिम एक ही समझते हैं कि हुदूद, कि भाई जो कैपिटल पनिशमेंट्स होती हैं उनको शरिया लॉ का और कुछ एंगल पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि भाई हम अगर किसी से मुस्कुरा के भी बात करते हैं वो शरीयत है, ठीक है ना, हम खाना जिस तरह से खाते हैं सीधे हाथ से खाते हैं वो भी शरीयत है। तो उनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं है, उनको बस ये पता है भाई हाथ काटना ये काटना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हिस्टोरिकली आप देख लेना आपको बहुत ही कम रिकॉर्ड मिलेंगे हाथ कटने के लिए, यानी है ही नहीं, ऑलमोस्ट नन। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है कि लोग चोरी करते नहीं। अगर चोरी भी करते हैं कि वो ये नहीं कि कोई पेटी थेफ्ट होती है कि भी किसी ने जैसे ब्रेड चोरी कर ली, किसी ने छोटी मोटी चोरी कर ली, उसके लिए नहीं है, सर्टेन अमाउंट है आई थिंक। हाँ, कोई गोल्ड का कुछ है या सिल्वर का ऐसे कुछ अमाउंट उसके इक्विवेलेंट होगा तो फिर वो फिर सज़ा होती है। लेकिन फिर वो गवर्नमेंट पे आता है ना, क्योंकि इस्लामिक में क्या होता है कि भाई अगर कोई चोरी भी कर रहा है तो किसकी गलती है, कि अगर फॉर एग्जांपल बंदा चोरी क्यों करता है, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए ना, कि भाई कि अगर समझ लो उसको खाना, या अगर वो भूखा मर रहा है या उसको वैसे ही कुछ उसकी नेसेसिटी नहीं हो रही, तो वो एक तरह से इंटरनल रिव्यू करती है गवर्नमेंट कि ये हमारी गलती थोड़ी है कि ये ऐसे चोरी क्यों कर रहा है। आजकल वो नहीं होता, वो बस कहते हैं हाँ भाई चोरी की है, कोर्ट के थ्रू जाए, वो रीज़न नहीं पूछेंगे कि भाई जैसे फिर अभी हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं वेस्ट में, आपने कितने देखे होंगे होमलेस लोग हैं। ज़्यादातर होमलेस आपको जो कोकेशियन है, जो वाइट लोग हैं वो नज़र आते हैं। आपने कभी एशियन देखे हैं होमलेस? कभी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हालांकि हम यहाँ आते हैं इन ज़बान बोलते हैं, सारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग सड़कों पे नहीं बैठे होते। तो ये एक जो आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम इज़ क्योर, इज़ लिटरली, जो हिस्टोरिकली भी देख लेना, अनफॉर्चुनेटली अभी हमें वो नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही एक ढांचा है ही नहीं जिसको हम देख, सारा कुछ 100 साल 200 साल 400 साल पुराना है। तो आजकल का जो हम जनरेशन है वो रिलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एक और चीज़ है कि कुछ लोग अगर हमसे पूछते हैं यार ये शरीयत का, ये फॉर एग्जांपल वो टेक्निकलिटीज़ पूछते हैं कि भैया हाथ कब कटता है, मैं उनको ये बोलता हूँ यार
अगर मैं उनसे पूछता हूँ भाई अगर आप किसी का खून करते हो या चोरी करते हो तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कहते हैं यार वो तो आप किसी वकील के पास जाओ। तो मैं भी यही बोलता हूँ यार मुझे नहीं पता, मैं एक आम मुसलमान हूँ, आप लीगल रिक्वायरमेंट्स पता करनी है आप एक्सपर्ट के पास जाओ, आम मुसलमानों को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। हमें तो बेसिक यानी एक बाहर बाहर से एक चीज़ पता है कि नॉर्मली जिन कंट्रीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ एक प्रॉपर यानी उसकी प्रिवेंशन हो रही है, उसकी पनिशमेंट है ना, तो वहाँ उन मुल्कों में आपको क्राइम रेट बहुत कम नज़र आता है। और जिन मुल्कों में इवन कि अब आप यहाँ देखो ना हमारी आंखों के सामने अंडर 18 का कोई लॉ नहीं है कोई ख़ास कि अंडर 18 को आप छेड़ ही नहीं सकते। और आजकल जितना ड्रग्स का काम है, जितना कोई जैसा लंदन में स्टैबिंग बहुत हो रही है, सब अंडर 18 कर रहे हैं। वो कर के इधर उधर हो जाते हैं, या अगर पकड़े भी जाते हैं तो देयर इज़ नो लॉ कि इनको अब क्या करना है, बड़ी लाइफ सेंटेंस है वो भी अंडर 18 पे आती नहीं है। तो जिन मुल्कों में उनको पता है कि भाई देयर इज़ डेथ सेंटेंस या जिस तरह ये हाथ काटने वाली जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे एक एक दो दो दफ़ा किसी को पनिशमेंट मिल गई जो कि वो डिज़र्व करता है, उसके बाद आपको ये पता है कि यार अब इस मुल्क में कोई पनिशमेंट की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी को इतना खौफ है कि यार हमारी रियासत देखें, इवेंचुअली एक रियासत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, उसके बाद वो फाइनेंशियली भी उनको प्रोवाइड करे। इसीलिए आप उन मुल्कों में जहाँ जाते हो ना, सिर्फ ये नहीं है लोग बड़ी बातें करते हैं तेल निकल आया, खाली तेल निकल आने से बड़े मुल्कों में तेल है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, उसमें मैनेजमेंट भी चाहिए ना, कि आपके पास पैसे तेल निकल आने से ये थोड़ी है कि अब आपकी चोरी चकारी बंद हो गई। वहाँ पे अभी भी बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन एटलीस्ट उनकी बेसिक जो ज़रूरियात है वो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी लेती है कि भाई ये आपकी पूरी होंगी, जॉब्स हो गई जो भी हो गई। और देखा जाए तो यहाँ पे भी जो लोग बहुत पहले आए थे ना 70s में 60s में, दे वर हैप्पी इधर, क्योंकि तब इनके शायद एथिक्स और वो चीज़ें और थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये लोग अपेरेंटली तरक्की कर रहे हैं, वैसे वैसे आप देखो तो यानी बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि जितना इंसान तरक्की करता जा रहा है उतना ही डिप्रेशन, क्राइम, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और उस पर कोई बैठ के सोच नहीं रहा कि क्यों हो रहा है ये, इसको प्रिवेंट कैसे करना है। वो ऐसे है जिस तरह एक लगाम छोड़ी हुई है और नेशन पूरी की पूरी बुराई की तरफ जा रही है। अगर आप एक बेसिक सवाल करें कि फिर तरक्की की डेफिनेशन क्या है हमारे दिमागों में, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप ये सोचें ना कि तरक्की है क्या असल में, कि भाई आपने एक वेस्ट को आपने बोल दिया कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क, ये बहुत कॉमन है, कहते हैं ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन उसकी डेफिनेशंस क्या है। ठीक है फाइनेंशियली हो सकता है ये हो, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी सारा कुछ हो, लेकिन सोशली, ठीक है, मॉरली, ये सब जो एक सोसाइटी जो चलती है जिस पे, क्या उस लिहाज से ये तरक्की याफ्ता है। तो हमें ये ज़रूर है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि भाई क्या तरक्की क्या है, क्योंकि हम लोग जो है ना ज़्यादातर यही सोचते हैं यार चलो ये जितने भी मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता हैं, सो इसका मतलब है कि ये जो भी कर रहे हैं सही करते हैं। उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि ये खुद भी समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, फिर पूरी दुनिया को ये एक तरह से डिक्टेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लें कतर में जो हुआ, जब वो हो रहा था सारा इन्होंने वो इशू उठा दिया भाई LGBT, यार एक दूसरा मुल्क है उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, छोड़ दें वो मुसलमान है नॉन मुस्लिम है जो भी है, ठीक है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है काफ़ी, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी चले जाएं उधर भी बैन है ये सारा LGBT, ठीक है, रशिया में नहीं आप कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या आप इतने नैरो माइंडेड हो कि आप दूसरों की वैल्यूज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इनको भी वही हो जाता है कि भाई हम जो कहेंगे वही सही है। इन्होंने एक अपना नैरेटिव बनाया हुआ ना, एक अल्लाह पाक ने आपको एक गाइडलाइन दी है। अब बात वही है कि अगर कोई मुल्क अपने तरीके से चलना चाह रहा है, और इनको ये गाइडलाइन कहाँ से आई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है ना, इन्होंने लॉज जो थे वो थे तो आसमानी किताबों की, जैसे क्रिश्चियन मुल्क हैं यहाँ पे UK के अंदर, इन्होंने अपनी उसके अंदर जनाब तहरीफात करना शुरू कर दी, अमेंडमेंट शुरू कर दी कि लोग जो उनसे ना चर्च में आना बंद कर दिया था उन्होंने। दूसरी बात है जो लोग लॉ बनाते हैं अब वो खुद भी उसी कश्ती में सवार है ना। अब पार्लियामेंट में एक बंदा शराब पीता है खुद, तो वो शराब के खिलाफ तो नहीं करेगा ना, लॉ तो नहीं बनाएगा उसके अगेंस्ट। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई LGBTQ है जो भी है ट्रांसजेंडर है तो उसके अगेंस्ट तो लॉ नहीं बनाएगा ना। तो ओबियसली जितना भी, और दूसरी बात जो है विजन पे जो बात हो रही थी, आपने ओबियसली सोसाइटी से करप्शन ख़त्म कर दी, फिर उसके बाद अगर आपकी लीडरशिप विजनरी है, जैसे हमने कहा कि अपनी रियासत में रियाया के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और हर लिहाज से,
तो वो उनका एक विजन है ना यार कि हमने अपने मुल्क को आगे तरक्की भी लेके जाना है, विच इज़ अ ट्रू डेफिनेशन कि आप स्पिरिचुअलिटी आपकी क्या है कि यार आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, दूसरा जो है हर बंदा जो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है अच्छे तरीके से, लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा है, तो ये तरक्की हुई आई थिंक सो। लेकिन लोगों को भी इन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ पाकिस्तान में और हर जगह में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर कि जनाब यूरोप जो है वो सबसे कामयाब मुल्क है और ये जितने भी, और लोगों को ये नहीं पता कि लंदन और यूके डिफरेंट चीज़ नहीं है, डिफरेंट चीज़ें सॉरी। वो लोग कहते हैं कहाँ लंदन जा रहा हूँ, यूके नहीं जा रहे, नहीं लंदन जा रहा हूँ। अच्छा वाह, वाकई ये बात मुझे इससे एक चीज़ याद आई। मेरे अब्बू थे, वो आई थिंक आई डोंट नो 70s के एंड में या 80s में आए ना, इधर यूरोप आए, जर्मनी। सही। तो वो बैठे हुए थे, तो वो अच्छा पाकिस्तान में यूके का बड़ा था यार, यूके जाना वीज़ा वीज़ा वीज़ा। तो वो कहते वो लाइनें लगी होती थी उसके, तब एम्बेसी सिस्टम होता था, यू हैव टू गो टू एम्बेसी टू गेट वीज़ा 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा कई दफ़ा वो आपको इंटरव्यूज पे बुलाते थे, फिर यार तस्वीर कट पै गई है, फिर ये हो गया, 2 साइन इधर करते हैं, 2 तस्वीरें ले, 2 फोटो जिस तरह वो अभी तक चल रहा है ना? हाँ अभी तक चल रहा तो है। वो अच्छा वो कहते मैंने वहाँ पे ये सब देखा हुआ था, मेंटली मुझे ये पता था कि यार यूके जाना बड़ा कोई मुश्किल काम है ना। वो कहते मेरा एक दोस्त आया हुआ था यहाँ से, इंग्लैंड से जर्मनी आया हुआ था, वो मुझे वापसी पे कहता यार आ जाओ यूके, उधर लंदन जाना है मैंने, तो वो हो गया है ना जल्दी से। तो मैं अबू कहते मैं कह रहे हैं लंदन वहीं कह रहे हैं, पता नहीं नाल तो मल्ले नाल दे मले जाना। कहते यार मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार नहीं मेरे पास तो वीज़ा नहीं है, मैं तो नहीं जा सकूँगा। कहता नहीं यार तुझे किसने कहा तुझे वीज़ा चाहिए। कहता यार वो पाकिस्तान में तो लाइनों में लग जाते हैं। कहता यार वो तो सब बेवकूफ़ हैं, उनको बताने वाला ही कोई नहीं है, बत्ती पीछे लगाया हुआ लाल। तो अब्बू कहते मैं वहाँ से फ्लाई किया और यहाँ लंदन उतरा हूँ, हीथ्रो पे आया हूँ, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, एंट्री लगाई और मैं अंदर। तो कहते मैं उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। तो तब ये रूल था जो कि अब नहीं है, अगेन उसमें हम शायद रहे नहीं है, तब ये था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, जो क्वीन ने कॉमनवेल्थ एक बनाई थी ना, उसके अंदर कुछ कंट्रीज से, उनको यूके में सिर्फ एंट्री चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की कह लो कि अनअवेयरनेस को यूज़ करते हुए उन्होंने एक हाइप क्रिएट की थी यूके। तो यूके कोई तसव्वुर भी नहीं करता था कि यार मैं जाऊँगा। तो इन्होंने खुद ही अपने आप को, वो इनके अपने कॉमेडियन कहते हैं ना द यूके या द ग्रेट ब्रिटेन। वो कहते ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यू आर नॉट ग्रेट एनीमोर। और किसने बोला ग्रेट है? अपने बात वही हो गया ना, अपने आप को ग्रेट बोल, वी आर ग्रेट। अच्छा वो एक अभी मेरे दिमाग में आई जो तरक्की पे बात हो रही थी कि हम लोग एक अपने टर्म सुनी होगी भाई, डार्क एजेस, मिडल एजेस और फिर गोल्डन एजेस। ठीक है, अब ये हमने बचपन से सुना है और पढ़ा भी है। अब लेकिन अगेन हमने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया डार्क एजेस कौन सी कम्युनिटी के लिए, कौन सी कंट्री के लिए, ठीक है, या कौन सी सोसाइटी के लिए। मिडल एजेस किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, गोल्डन एज किस बात, क्योंकि जो जितना भी ये एजेस हैं ये सब वेस्ट की हैं, ये सब वेस्ट की डेफिनेशन है। लेकिन जब ये डार्क एजेस में थे या मिडल एजेस में थे, इस्लाम वाज ऑन द पीक, ठीक है ना, साइंस के लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से, तिब के लिहाज से, हर एक जो इवन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप चले जाएं जिधर भी, वो सारे एग्जांपल्स हैं। और फिर हमें यही अगेन ये एक होता है कॉम्प्लेक्स हो गया हुआ है कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, या मुसलमानों ने कुछ अचीव ही नहीं किया, या हम जो है ना हम इन्हीं से सीख सकते हैं क्योंकि अभी इनका गोल्डन एज चल रहा है। बट जो बेस लेवल है, इतने बड़े साइंटिस्ट ने, इब्ने सीना गुजरे हैं, ठीक है, अलजबरा जो है अलजाबर बिन नहयान का, उन्होंने सारा वो एक तरह से किया था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सारा उन्होंने किया हुआ है। लेकिन जो कैमरा पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया था प्रिंसिपल इसका, देख लें, लेंस जो हाँ इब्ने हैथम थे गालिबन। जी तो एस्ट्रोनॉमी, हाँ, सबसे पहले मुसलमान। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, जितने भी स्टार के अभी नाम जो है ना वो ज़्यादातर अरबी से ही निकले हुए हैं, मैंने भी सुना ज़्यादातर। तो जो अभी, और उन्होंने थोड़ा सा उसको लैटिनाइज कर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जैसे अलजबरा ही ले लें, अलजाबिर थे, ठीक है। तो ये फिर हमें एक तरह से अनलर्न करना है जो हमने सीखा है स्कूल्स में, ठीक है। और हमारी जो इवन जो हमारे स्कूल सिस्टम है उनको भी सिखाना पड़ेगा, यार देखो हमारी एक डिफरेंट हिस्ट्री है कंपेयर टू वेस्ट। अब मसला ये हो रहा है कि उधर भाई हमारे जो बैक होम हो रहा है कि भाई यार इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालो, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है ना बेसिकली। हाँ, कि अगर इसको इंग्लिश नहीं आती होगी तो ये तरक्की नहीं कर सकता, ये लिबास, जुबान, हाँ,
अच्छा, इस पे ये एक और एक शेख है यहाँ पर, शेख ज़हीर, उनको शायद सुना होगा। जी मैंने सुना भाई। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। कहते यार हम लोगों को हलाल काम करते हुए शर्म आती है पब्लिकली, कि भाई हम लोग कभी, क्योंकि यहाँ पर तो मसाजिद और ये सब कुछ तो नहीं है, तो हमें कितनी दफ़ा होता है हमें सड़कों पे या कॉर्नर्स में या ट्रेन स्टेशंस में, कहीं कार पार्क्स में, कहीं ना कहीं जब नमाज का टाइम हो गया हमें पढ़ना पड़ता है, हमें शर्मा होता है, झिझक रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला यार इधर लोग हराम काम करते हुए पब्लिकली नहीं शर्माते, ठीक है, वो शराबे पियेंगे, वो यानी जो होता है किसिंग करेंगे, हत्ता के टॉयलेट पेशाब वगैरह सारा कुछ वो भी करेंगे। सॉरी, आपको आपकी बात से मुझे बात याद आई, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं एक दफ़ा सैटरडे नाइट को ना वापस आ रहा था, तो मुझे टॉयलेट यूज़ करना था, तो मैं जगह ढूंढ रहा था कोई ना, गाड़ी से उतर के। तो मैंने देखा वो स्ट्रीट लाइट के नीचे ना, गाड़ी के ऊपर दूर गौर से देखा तो मुझे मतलब पता लगा कि लड़का लड़की थे। तो मुझे दूर से मतलब नज़र ही नहीं आ रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा करीब देखा तो वो दे वर बोथ नेकेड, गाड़ी के ऊपर नंगे थे अंडर द स्ट्रीट लाइट। और वो जो इंसान वो जब ड्रंक होते हैं बेचारों को पता नहीं होता और क्या वो हो उसने रहा है। मुझे देख लिया कहीं पे, और वैसे उसने जनाब कपड़े पहन के तो वहां से भाग गए। मैंने पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली लंदन में तो पब्लिक प्लेसेस पे, यानी आइकॉनिक, एक तो होता है ना पब्लिक, एक आइकॉनिक पब्लिक प्लेस में मैं गया लंदन आए, और मैं गया हूँ वहाँ, तो वहाँ से मैं ऐसे निकला हूँ तो मुझे ऐसे कुछ गलत किस्म की आवाज़ें आई ना, तो मैं परेशान, मैंने कहा यार शायद कोई बैठ के वीडियो देख रहा है या क्या। आपने पहले फोन तो नहीं निकाला यार, मेरा ऑन तो नहीं रह गया? गलत स्क्रीन पे क्लिक तो नहीं हो गया। मैंने भाईजान वहां से मैं हेडसेट तो नहीं उतर गए? क्या उतर गए? हेडसेट। वहां से मैं निकला हूँ तो भाई मेरी नजर पड़ी तो जनाब जी उधर कार्रवाई डाल रही थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार कि यहाँ पे अगर चलो कोई बच्चा वगैरह कोई आ जाए या कोई आ जाए, लेकिन वो ड्रंक, वहां से ये जब आप चीजें लाइव देखते हो आपको समझ आती है कि एक किसी भी दीन में, खाली इस्लाम में नहीं, ये शराब और ये नशे की चीजें हराम क्यों हैं। आप अक्सर लोग देते हो जो हाई होते हैं। अब आजकल ये इतनी, इसमें भी एक इतनी बड़ी एक कह लो कि वो कंट्रोवर्सी चल रही है कि जितने गलत चीज़ें थी ना जो इलीगल थी, इस्लामी तौर पे हराम और दुनियावी तौर पे जो इलीगल थी, उनको अब लीगल करी जा रहे हैं। अब आप देखो ना, वीड को उन्होंने लीगल कर दिया, कैनबिस को लीगल कर दिया, और उसके पीछे लॉजिक्स ये निकाल रहे हैं कि मेडिकली दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। शुगर कोड तो करना है ना फिर। जो वीड है वो आपको अटेंशन फोकस देती है, फलाना ड्रग है वो आपको ये करता है, फलाना ये करता है, वो कर करके उसको लीगलाइज कर रहे हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ी जो वजह है ना, वो टैक्स कलेक्शन है। आप देखो पाकिस्तान में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन बिलियंस ऑफ रुपीज़ का सिगरेट बिकता है। अगर आप वो सिगरेट को इलीगल कर दें तो उनको कुछ ना मिले। इसी तरह शराब जब लीगल हुई थी तो वो इस वजह से हुई थी कि यार शराब तो लोग पी रहे हैं, छुप के पी रहे हैं, अगर आप उनको लीगल कर दोगे तो वो, क्योंकि लीगल चीज़ पे आप टैक्स ले सकते हो ना, इलीगल चीज़ पे तो नहीं ले सकते, उसको तो आपने बंद करना। तो इसी वजह से आहिस्ता 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 चीज़ें लीगल करी जा रहे हैं। और फ़र्ज़ करो अगर कोई कैनबिस, वीड शीट जो इलीगल थी, सारी दुनिया को पता नुकसान है, अब क्योंकि उन्होंने उसको लीगल किया तो उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज करना था, क्योंकि अगर लीगल कर दिया है और सारी दुनिया अभी भी यही समझ रही है नुकसान दे तो कौन खरीदेगा। ऐसे ही फिर सारी दुनिया के ये ब्रेन वॉश किया गया और लगातार कर रहे हैं कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छी है, ये टेंशन के लिए अच्छी है। यानी लिटरली मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार वो ना, मैं वो सूटा लगा के तो मैंने पेपर की तैयारी की, मैं तो भाई पेपर की तैयारी करी। तो मैं कहा यार खुदा का वास्ता है, मैं कहा जो तुझे बता रहे हैं तू आगे वो भी पास ऑन करी जा रहा है। और आप उनकी आंखें देखो, उनकी हालत देखो, फोकस। अच्छा मुझे पता है, कहता यार ये एयरपोर्ट वाले बड़े तेज होते हैं ना। मैं कहा क्यों? कहता भाईजान उन्होंने मुझे उस दिन मैं लाइन में था, कहता उन्होंने मुझे देख के कहते साइड पे आ जा। मैं कहा क्यों? कहता उसके बाद मेरे ना वो कोई इनके पास स्ट्रिप होती है, मैंने आज तक देखी नहीं है, उसने मुझे बताया स्ट्रिप अपेरेंटली एयरपोर्ट्स में कोई स्ट्रिप है इतनी सी कागज की, आई डोंट नो व्हाट, उसको आपके वो जिप खोलते हैं थोड़ी सी आपके सूटकेस की, जिप खोल के थोड़ी अंदर डालते हैं और हवा उसको ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, हाँ, ये मुझे नहीं पता था। और उसके वो स्ट्रिप जो है वो डिटेक्ट करती है कि इस अंदर ड्रग्स तो नहीं पड़े हुए। अच्छा। तो कहते वो स्ट्रिप डाल के मेरे ऐसे ऐसे कर रहा ना, तो कहता ड्रग कोई निकला ही नहीं।
तो कहता बाद में मुझे उसने जो भी देख दूख के फिर जाने दिया, तो मैंने कहा कहता यार उसे कैसे पता लगा, मैं बेवकूफ़ आदमी, मैं भी शक्ल देख के तेरी बता सकता था। क्या बड़ा हैरान हो रहा है कैसे पता लग गया। हाँ नॉर्मली आप पता कर सकते, जैसे इवन के अगर कोई स्मोक भी करता है और चेन स्मोकर हो वैसे हो, आपको पता चल जाता है उसके होंठों से, इवन आवाज भी चेंज हो जाती है उनकी ना, तो आवाज हमजा जैसी हो जाती है ना। यार अच्छा आप वो शेख ज़हीर की बात कर रहे हैं। नहीं उस पे बाद में होगा, पहले इस पे अच्छा, ये अच्छा, जो आपका सही। जो आपने बात की ना जो शराब की, तो मैं एक जगह काम करता था, उधर पुलिस वगैरह आते थे तो उनसे गपशप थी, तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा यार आप लोग, ये नॉर्मली पुलिस होते हैं पेयर्स में होते हैं, आपने नोट किया जी, होगा, जी, जी, जी। तो मैंने पूछा यार आप लोगों का सबसे बिजी दिन कौन सा होता है, क्योंकि हम जब मिलते हैं ना काम के बाद मिलते हैं, हाउ वाज योर वीकेंड, तो मैं बोला आपका वीकेंड कैसे, कहते यार बहुत बुरा होता है हमारा वीकेंड। मैं बोला क्यों, कहते सारा जो मसला होता है वो हमें वीकेंड पे होता है। तो और उन्होंने खुद, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, कहते हैं ये शराब की वजह से, लोग शराब इतनी पीते हैं उनको होश ही नहीं होती। और एक ने तो ये भी बोला कि शराब को क्लास ए ड्रग क्लासीफाई करना चाहिए। उन्होंने बोला क्लासेस होती हैं तो हो सकता है क्लास, मुझे नहीं पता, मैंने कभी रिसर्च नहीं, उन्होंने ये बोला था उसको क्लास ए ड्रग होना चाहिए, बेसिकली इलीगल होना चाहिए। और उल्टा फिर एनएचएस पे इतना आपने कितना देखा होगा। अच्छा ये अभी ये अगेन इतनी बड़ी वो सोसाइटी की हिपोक्रेसी है। मैं स्ट्रीट पे जा रहा था तो उधर एक एडवर्टाइजमेंट थी कि शराब की एडवर्टाइजमेंट थी, वो शायद देखा होगा, उसके मेरे से WKD नाम है, विकेड, तो उसमें लिखा था शो योर विकेड साइड, ऐसे एक स्लोगन था, शराब पियो एंड शो योर विकेड साइड। अच्छा ये इधर मैंने देखा है और साथ में बड़ा सा बिल बोर्ड लगा हुआ है, अल्कोहल कॉजेज सो मच टू द NHS। यार यार कॉन्ट्रडिक्शन है, एक ही रोड पे दोनों एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हिपोक्रेसी। तो मैंने बोले यार आप कर क्या रहे हो, क्योंकि अभी देखिए सिगरेट उन्होंने बैन कर दी है कि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। अभी पहले आते थे एडवर्टाइजमेंट, सारा कुछ होते थे कि भाई नहीं होती, अभी सिगरेट से आगे चले गए ना, पास्ट हो गया अब तो, अभी आगे चले गए। सिगरेट तो चीज ही गई रही यार, स्मोक तो कोई पहले तो डॉक्टर्स को यूज किया था ना यार 70s के अंदर ना, अच्छा ऐड चलते थे डॉक्टर्स के, 70s में डॉक्टर पता नहीं जनाब अपना पेशेंट को दे, मैंने भी ऐड देखा था उसका। तो वो जनाब सिगरेट निकाल के डॉक्टर आ रहा है पेशेंट्स को देख के, कहता है स्ट्रेसफुल डे के बाद जनाब ये तो बनता है, और वो प्रिस्क्राइब कर रहा है उनको। और इन्होंने एक नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज आई थिंक इज कॉल्ड ब्रोकन, उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का बताते हैं, जैसे कॉस्मेटिक है, चीप कॉस्मेटिक जो आप ईबे से बाय करते हैं। वो खातून ने वहाँ से लिपस्टिक बाय की, उसने लिपस्टिक लगाई तो जोड़ी गए, हाँ उसको सर्जरी पे जाना पड़ा, उन्होंने कुछ ज़्यादा बीच में डाल दिया था कोई लिक्विड, तो वो बेसिकली उसके जो लिपस्टिक ही थी। प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली बताते हैं। तो उसी में सीरीज इसकी वेपिंग की ना, कि वेपिंग कितना हार्मफुल है आपकी सेहत के लिए। लोग कहते हैं सिगरेट से कम है या ज़्यादा, सिगरेट, शीशा, वेपिंग, एवरीथिंग। तो वो अब उनसे जाके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके टीनेजर से पूछ रहे थे कि यार आप सिगरेट प्रेफर करेंगे या ई सिगरेट्स। तो वो लड़कियां जो थी ई छी सिगरेट का नाम सुन के ना, ये क्या चीज़ है, मतलब रोल कर रहे हो थूक लगा के, तो अपना जनाब सिगरेट कश लगा रहे हैं। और दूसरी बात यार, बात फिर वहीं पे आई थी, जितनी चीज़ें आप सुनते हैं ना उतना ही आपका ईमान भी पक्का होता है यार, कि अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ हराम की है वो किसी वजह से की है ना। शराब देख लें आप, क्यों हराम है। अब एक मुझे गोरा मिला था, वो वहाँ से कैसीनो नहीं, न्यू सी स्टेशन के अपोजिट, वहाँ पे था गोरा ना, तो बड़ा सैड सा चुप चुप। मैं क्या हुआ है, कहता कुछ नहीं। मैंने कहा कितने पैसे आ रहा है, मुझे पता लग गया। मैंने कितने पैसे आ रहा है, कहता 500 पाउंड। कहता आई एम नॉट गोना गो देयर अगेन। मैं कही तूने लास्ट टाइम कब कहा था, कहता परसों। और आज कहता फिर 500 पाउंड जो है मैं हार के। वो तो एडिक्शन है ना, एडिक्शन है, वही सेम एज सिगरेट, सेम एज शराब। लेकिन जब आप अल्लाह के जो बताए हुए कानून है उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो आप कभी पीस में नहीं आ सकते। बिलियनर्स यार, हम लोग जो ख्वाहिश करते हैं कि हमारे पास मतलब बड़े मेंशन्स हों या बंगले और गाड़ियाँ हों, उनके पास यार अपने प्राइवेट जेट्स हैं, फिर क्यों खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि वो ताल्लुक ही नहीं जुड़ता ना अल्लाह से। तो वो नहीं जुड़ेगा तब तक आप पीस में आ भी नहीं सकते। आप इससे अंदाज़ा लगाओ ना, कोविड में आपको इतनी बड़ी एग्जांपल मिली कि पूरी जो कोविड का जो एक एपिसोड था ना, उसके अंदर जो मुल्क ऐसे हैं ना जहाँ पे कोई किसी भी किस्म का मज़हब एग्जिस्ट करता है और लोगों में आम है, उन मुल्कों में कोविड का एज अ बीमारी इफेक्ट, एक तो है ना इन्होंने डाला कि दिया बंद कर दो सारा कुछ, यदि वो लॉकडाउन शॉकडाउन वो एक अलग चीज़ है, ब्रेन वॉशिंग अगेन। लेकिन एज अ बीमारी लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट था वो बहुत कम था।
कंपेयर टू ऑल दीज वेस्टर्न सोसाइटीज जहाँ पे वो खुदा गॉडलेस ऐसे ही सोसाइटीज ऐसे ही तो उसकी मेन वजह ये थी कि वो लोगों को जब आपके ये साइकोलॉजिकली ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपके कहीं पीछे भी बेशक आप कोई ज़्यादा दीनदार आदमी नहीं हो ना, आपके पीछे की दिमाग में है कि यार देयर इज समवन हु इज़ अ क्रिएटर। यार आप देखो ना जो लोग जॉब्स करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि दे वांट टू बी सिक्योर। सिक्योर क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार कोई है जो कुछ कर रहा है जिसकी वजह से कुछ चीज़ चल रही है, उस चीज़ में मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका मुझे पैसा मिल रहा है, बजाय इसके कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और रिस्क लूँ और वो, तो वो उसमें सेफ फील करते हैं ना। ये एक इंसान से इंसान सेफ फील कर रहा है। यानी अगर आपका कंपनी का सीईओ, आपका बॉस, आपका कंपनी का डायरेक्टर, मालिक शालिक जो भी है, वो अगर अच्छा आदमी है तो आप सेफ फील करते हो, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है। इसी तरह अगर आप थोड़े बड़े लेवल पे चले जाओ तो जिनके दिमाग में ये है कि देयर इज़ अ गॉड, खुदा एग्जिस्ट करता है जो कि हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है और हमें उसने थोड़ी अरसे के लिए दुनिया में भेजा है और ये हमने काम करना है, उसके बाद चले जाना उसके पास वापस। और इवन कि जो हमारा यहाँ पे भी टाइम है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा होता है ना, उससे ही उनकी ज़िंदगी का तर्ज चेंज हो जाता है। सही बात है। इवन कि यार आप कहीं ऐसे मुल्क में चले जाओ जैसे हम लोग पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान में चले जाओ, जो कम से कम दर्जे का भी जो एक मुसलमान है ना, वो उसके आप नाम से भी, उसके मुंह से भी आप ये सुनोगे यार अल्लाह मालिक। यार ये जितनी भी टर्म्स है आपकी, मैंने तो यहीं पे आके सुनी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो मूड स्विंग्स। मैंने बोला यार ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान में तो अभी भी नहीं सुनी, हमने नहीं ठीक है, अभी भी नहीं सुनी। कोई कहता भी सी छितर में हाँ, तेरी यार। डिप्रेशन रहता है हले हले ला देने हैं। यानी ठीक है, बुलिंग भी होती है, वो भी है, लेकिन ये सब एक तरह से इन्होंने एक पैकेज बना के दे दिया है। और यहाँ पर तो आम है अभी कि भाई थोड़ा सा भी कुछ भी होता है, एक बहुत ही वीक हो गए कि यार परेशान हो गए, ये शराब पीना शुरू कर दिया, सिगरेट या ड्रग्स, ये वो सारा कुछ। तो वो बात वही। लेकिन अब मैं एक मुसलमान से मिला था, वो ऐसे ये पढ़ रहा था सारा इसी फील्ड में ना, ये साइकोलॉजी और ये सब कुछ, और ये जो लोग मेंटल हेल्थ बेसिकली। तो अब मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं बोल रहा था एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हैं ना, कि जिसमें एक खुदा का खौफ हो, ये हो वो हो, तो वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा था। कहता है नहीं ये मेडिकल टर्म्स है, ये मेडिकली सारा कुछ ये प्रूव हो चुका है, डिप्रेशन होता है, ये होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन मैं यही आर्ग्यू कर रहा था यार, एक आपका जो एक ईमान होता है, फेथ होता है, वो एक बड़ा रोल प्ले करता है टू कीप यू पॉजिटिव। ठीक है, वो कहता है नहीं फिर ये ड्रग्स आपको लेने पड़ते हैं। फिर मसला ये होता है कि इवन जो मुसलमान जो ये यूथ है ये पढ़ रहे होते हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो जो एक होता है ना रेमेडीज़, जो इस्लामिक रेमेडीज़ हैं, वो भी वो कहते हैं नहीं ये नहीं काम करेंगी। और सुभान अल्लाह, फिर उनको फिर याद दिहानी पड़ी यार नहीं ये, क्योंकि आप एक सोसाइटी में नहीं रहे हैं। जैसे आप अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री में चले जाएं, उधर इतनी गुर्बत है, यानी इतना वो एक सारा कुछ परेशानी है कि अगर आप वो उनसे डील करना नहीं सीखते तो आप तो लिटरली डिप्रेस रहेंगे, और ऐसा होता नहीं है। अच्छा, जो स्ट्रेस है ना, मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्टली यानी मैं किसी को कोड नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों में फ़र्क है इस तरह का कि जो स्ट्रेस है ना वो किसी को भी हो सकता है। देखो अगर मेरे पे कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आई है, मेरे पे स्ट्रेस आ सकता है, नेचुरल है। लेकिन जो डिप्रेशन में जाना है ना, वो एक इलनेस है। इलनेस इस तरह से कि आपने वो स्ट्रेस को काउंटर नहीं किया। अब फर्ज करो मेरे पे फाइनेंशियल सिचुएशन आई, मुझे स्ट्रेस हुआ, ऑब्वियसली एक ह्यूमन सी चीज़ है ना, या मेरे खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आई मेरी फैमिली में या कोई ऐसे, स्ट्रेस होगा ऑब्वियसली। लेकिन उसको काउंटर कैसे किया कि देयर इज समवन कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब वो ठीक मेरे कंट्रोल में नहीं है, देयर इज समवन जो मेरे से बहुत पावरफुल है, जो जिसको हम कहते हैं क्रिएटर भी है, और क्रिएटर के बाद उनको अल्लाह को पता है कि कौन सी चीज़ों का कब में किस वक्त में क्या मकसद है। तो अगर ज़िंदगी में कुछ ऊंच नीच आती है तो आप यही कहते हो कि यार इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और ये वजह आपको, ये जो सोच है ये आपको सबर एक देती है ना, पेशेंस देती है। जो पेशेंस है वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जब सिर्फ आप ये सोच लेते हो कि यार नहीं ये वक्त गुजर जाएगा। अब जिसके दिमाग में ये चीज़ है कि यार यही है जो है, फर्ज करो किसी को पता यार ये दुनिया ही है जो है, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ डेली बेसिस पे, मेरे रिश्तेदार मेरे से बिछड़ रहे हैं, मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए, मेरा बिजनेस में कुछ हो गया, मेरी जॉब छूट गई,
तो मैं तो एवरी सिंगल सेकंड जो मेरा परेशानी में था वो मैंने ज़िंदगी में लूज़ आउट कर दिया। अब सिर्फ इस वजह से कि उसे पता है यार मर के तो सब मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, तो वो उसको जो लूज़ आउट किया है ना, उसका जेन्युइन स्ट्रेस होगा और डिप्रेशन होगा कि क्योंकि ये ज़िंदगी, ये दोबारा मुझे कभी कुछ मिलना नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जैसे पहले बोला कि वो जो जिसको यही माने कि यार मरने के बाद भी कुछ है, या रिवॉर्ड्स हैं या पनिशमेंट्स ऐसे ही है, हैं, ऐसे तो ही वो है। उसके लिहाज से फिर ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसे ही है। इनके लिए ये सब कुछ फिर यही बन जाता है ना, जो लोग हायर पावर को एक्नॉलेज ही नहीं करते कि यार हमारे से ऊपर भी कोई है। तो वो फिर इसी वजह से अब देखो ना, मुसलमान जो है उनके लिए डिप्रेशन एक तो होती नहीं है, क्योंकि उनको पता है हर चीज़ अल्लाह की तरफ से, और अगर होती भी है तो उनको पता है टेम्परेरी है, हमने निकल आना है, या उसका वो सोल्यूशन लड़ने की ताकत आ जाती और यहाँ पे जो है जो लोग नॉन रिलीजियस हैं, खुदा को नहीं मानते या एग्नोस्टिक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेस हुई है, वो उसको ख़त्म करने के लिए शराबें पियेंगे, Replacement नशे हो। शुरू कर देंगे। उसका कोई सोल्यूशन है नहीं ना उनके नज़दीक, क्योंकि मानते ही नहीं है वो अल्लाह में। अल्लाह में मान, सोसाइटी एक ऐसी बन गई हुई ना अभी, तो फिर वो बात वही है कि अपने मुल्क में जो लोग हैं वो फिर स्ट्रेस, मतलब ये इन्फ्लुएंस जो है वो इन्हीं ममालिक से लेते हैं। यार एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे स्पेशली व्यूअर्स के लिए, कि अब जो देखने वाले हैं ना, शायद उनके जहन में एक चीज़ आ रही होगी, यार ये बड़ा क्रिटिकल सी थिंकिंग है या थोड़ी नेगेटिविटी है। दिस इज़ नॉट नेगेटिविटी। असल में बात ये है कि जब आप इस तरह एक सोसाइटी से निकल के दूसरी सोसाइटी में आते हो ना, तो आपको इंस्टेंट फ़र्क नज़र आता है ना। जी जी जी। और स्पेशली जब आप इन सोसाइटीज़ में रहते हो, फ़र्ज़ करो मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने ज़िंदगी के 20-21 साल एक ऐसे मुल्क में गुजारे जहाँ पे यानी इस्लाम एक रिलीजन, उसके बाद उसके साथ साथ गुर्बत भी थी जनरली उस मुल्क में, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री उसको कंसिडर किया जाता है, लो और ये एंड सारी ऑर्डर भी नहीं चीज़ें। था जी। उसके बाद एक ऐसे कंट्री में अचानक आ गया जिसमें जो है वो बिल्कुल ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, एवरीथिंग इज़ सपोज टू बी गुड एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन क्योंकि दिमाग में अल्लाह की तरफ से कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस थी कि यार ये चीज़ सही और गलत में थोड़ी सी तमीज़ थी जो वालदा ने सिखाई हुई थी, जी। और अल्लाह की तरफ से भी जो थी, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा जज करना आसान हो गया, आसान हो गया, सही बोल रहे कि बजाय इसके कि मैं इस इम्प्रेशन में यहाँ पे रहता, जो भी मैंने टाइम गुजारा कि यार ये तो बड़े अच्छे और ये और वो, हाँ अच्छे लोग हैं हर जगह होते हैं, बुरे भी होते हैं, नो डाउट नो डाउट। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट था ना कि यार ये तो अल्लाह माफ़ करे जन्नत है, यहाँ तो आप चले गए तो आपकी ज़िंदगी ये हो जाएगी, और ड्रीम लाइफ और ये और वो। जो ये क्रिटिकल थिंकिंग है उसका मेन मकसद ये है कि जो लोग ऐसे समझते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो एक्सपीरियंस का तो शॉर्टकट नहीं है ना, हमारे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको हम यूज़ करके उससे थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता ही है बेसिकली, क्योंकि आपने अभी जैसे मेंशन किया कि आप पाकिस्तान से, आपकी अपब्रिंगिंग है, मेरी भी वहीं से है, तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ना, मतलब अगर आप कंपैरिजन करने के लिए आपको, यार आलू भी एक तरह का ही है, टमाटर भी एक ही है, हालांकि आपने टमाटर ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, तो आप ओबियसली जब दोनों को रख के कंपेयर करेंगे, आपने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, आप इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ओबियसली हर माशरे में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन लोग जो है आइडलाइज करते हैं यहाँ के माशरे को कि यार ऐसा माशरा होना चाहिए। और सेम है, इसको गोरा मुझे मिला, कहते हैं यार कहाँ से आया, मैंने कहा हॉलीडे पे गए थे, जो पूछते हैं, मैंने कहा जी कहाँ, मैंने कहा दुबई, ओ आई कैन इमेजिन वहाँ बड़ा मुश्किल होगा, मैंने कहा तू गया वहाँ पे, कहता नहीं, तो मैंने कहा हाउ कैन इमेजिन, नहीं मैंने सुना है, मैंने कहा मतलब टिकटॉक पे स्क्रॉल करने से आपने क्या सुन लिया, 30 सेकंड में आपकी रिसर्च खत्म हो गई है। तो बात वही है, जब आप एक कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपको एक समझ आती है यार कि हम किस ब्लेसिंग में थे और हम किस जगह पे हैं। शुरू में जब आते हो तो आपको फ़र्क करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट वो होता है कि यार आप बाहर आए इसलिए हो ना कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है ना, लेकिन जब आप यहाँ पे टाइम गुजारते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो फिर आपको पता लगता है तो स्टोरी कोई और है। यार इसमें मुझे लगता है कि एक अपब्रिंगिंग होती है, लेकिन जो आप ये सारा जो एक हमने रियलाइजेशन है, मुझे लगता है कि ये जो हमने बचपन से क़सस और नबीन सुनी हुई हैं, जो स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट है, जो हमारे माँ बाप उस्तादों ने हमें बताई हैं, वो कहीं ना कहीं हम में इतनी इनग्रेव्ड है कि वो जैसे होता है ना, हमने डिप्रेशन की बात की जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी स्टोरी सुनते हैं हम उसको एज ए मिथ नहीं मानते, ठीक है ना। जैसे आपके पास वो हिंदू में रामायण वगैरह, उनको ये नहीं पता कि वो रियलिटी है कि मिथ है, ठीक है, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। लेकिन जितनी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो उन पे मुश्किलात आई हैं, ठीक है, फिर जो नूह अलैहिस्सलाम है उनके दावत, उनको कितनी मुश्किलें हुई, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो ताइफ पे गए थे, और बाकी जितनी मुश्किलात थी उनके ऊपर, फिर बाकी जो सहाबाओं पे, जो पहले सहाबा जो शहीद हुए थे, जो पहली सहाबिया थी, सुमैया गालिबन थी उनका नाम था, तो वो जब उनकी स्टोरी हमने सुनी हुई है, ठीक है, हालांकि दे आर वेरी ग्राफिक जी,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें वो सुनाई गई हैं और हमने उनको एज सच फेस वैल्यू पे हमने बोला हाँ ये सच है और हक है। सो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारी एक पर्सनालिटी, जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है और एक मेंटल डेवलपमेंट होती है और मेंटल कैपेसिटी होती है कि एक स्ट्रेस को हैंडल करना, तो ऐसी स्टोरी हमें होप देती हैं और हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं। नो डाउट। और इसलिए इस्लाम है भी इसलिए ना, ये स्टोरी अल्लाह पाक ने क्यों रिलेट की आपसे, आपको क्यों बताया, अल्लाह पाक ना बताते कि आप रिलेट कर सको कि जो मतलब बेस्ट ऑफ द क्रिएशन अम्बिया हैं, अगर वो इस फेस से गुजर सकते हैं। आप देखो फेस वैल्यू पे आपको एक ऐसा शख्स जिसके पास सब कुछ है, जो मतलब हाकिम है अपने वक्त का, और उसके पास मतलब पूरी राय उसके जो उनसे ना नीचे है, और माल और दौलत की कमी नहीं है उसे, उसको उसके बजाय अगर आप किसी होमलेस बंदे को बाहर मिलते हैं उसके बरक्स, आपके ख्याल से तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, जिसके पास सब कुछ है और जिसके पास खाने के लिए नहीं वो आपसे मांग रहा है या पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो इस्लाम आपको क्या बताता है कि जो फ़िरौन था वो सक्सेसफुल तो नहीं है, इवन तो उसके पास सब कुछ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने ही घर से निकाल दिया, उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। तो ये इसलिए है कि यार आपकी एक जो है ना, आपको इस्लाम एक होप भी देता है कि यार अगर बेस्ट ऑफ द क्रिएशन इस इम्तिहान से गुजर सकते हैं तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। आपका मेन एम जो है, जो डेस्टिनेशन है, वो ये है नहीं ना। बिल्कुल। जब आप डेस्टिनेशन पे आपको पता होगा यार वो डेस्टिनेशन है मेरी, तो फिर जो रास्ते में जो चीज़ें आएंगी इट डजेंट मैटर। जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आप सर्विसेज पे रुकते हो ना, तो दुनिया एक तरह की हमारे लिए सर्विसेज है बेशक कि वहाँ भी आपने उतरते साथ ही कैंप नहीं लगा लेना, या उतरते साथ ही आपने खाने नहीं बनाने शुरू कर देने। आपको पता है यार मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ, मैंने अपना टॉयलेट यूज़ किया है, एक कॉफ़ी पकड़ी है, साथ कोई स्नैक पकड़ा है, और मैं वहाँ से गाड़ी में बैठा हूँ और निकल पड़ा हूँ टू माय फाइनल डेस्टिनेशन। सुभान अल्लाह। फिर हम लोग वही घूम के आ गए कि तरक्की की डेफिनेशन क्या है, कि वो तरक्की याफ्ता कौन है। तो फिर वही बात वही होगी ना कि जैसे आपने एग्जांपल दी फिरौन की, जी जी, एज अ फेस वैल्यू वो तरक्की याफ्ता, पावरफुल, सारा कुछ, नाउजुबिल्ला कहता है कि मैं खुदा हूँ, इतना तरक्की, रब्बुकुमुल आला, आला, खुदा भी नहीं, आला खुदा, आला खुदा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या कुछ होगा कि आप, यानी आप कभी कभी मैं भी सोचता यार उनके शूज़ में आप बैठ के देखो कि भाई आप ऐसी स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हो, या तो एकदम पागल हो, ठीक है, या आपको अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया है कि आपका दिमाग ही घूम गया, दिमाग इतना घूम गया, ठीक है। और फिर ये रिलेट होता है जो हम सुपर पावर की बात कर रहे थे, जी जी जी, कि भाई बात यही थी, मैं ये जिक्र करना चाह रहा था कि भाई अभी कह रहे हैं कि भाई नई सुपर पावर बन रही है, बट एंड रिजल्ट फिर यही होगा कि वो सुपर पावर भी, उसको भी इतना वो ताकत का वो एक नशा होगा आ जाएगा, हाँ, कि भाई वो भी फिर ऑपरेशन और ये सब कंट्रोल सारा कुछ, बिल्कुल ऐसे। तो फिर क्योंकि इवन तो सुपर पावर को फिर हमने ये देखना है कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, वो कहाँ से आ रही हैं। वो तो फिर वही है ना कि शरीयत तो है नहीं, नेक होने चाहिए 100%। अगर अगर कोई बंदा, कोई शख्स या कोई लीडरशिप जो आती है और वो पावरफुल भी होती है, अल्लाह ने पावर देते हैं, और वो नेक हैं, यानी वो उन पावर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल आता है उनको, तो वो तो दुनिया के लिए ब्लेसिंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप हिस्ट्री में देखो ऐसे बड़े लोग आए हैं, और बड़े बड़े यानी ऐसे लोग आए हैं, जैसा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ी एग्जांपल है कि 22 लाख मुरब्बा मील स्क्वायर माइल्स पे उनकी हुकूमत थी, सुभान अल्लाह। और वो हुकूमत ऐसी थी कि वो कहते हैं कि यानी सबसे खुशहाल शायद दुनिया में अगर कोई चली है कोई हुकूमत, तो वो चली है कि उनको एक एक चीज़ की फ़िक्र होती थी, इवन दो कि देयर वाज नॉट सच थिंग एज टेक्नोलॉजी। लोग ख़त ट्रैवल करते थे घोड़ों पे ले के पर पहुँचाने के लिए, तो उसके बावजूद उन्होंने सक्सेसफुल, बात वही आ गई ना कि टेक्नोलॉजी या वो जो आप बात कर रहे थे, ये तरक्की को डिफाइन नहीं करता। आज आप देखो, अभी आपको याद होगा हम बैठे हुए थे, आपके साथ मैं बैठा हुआ था, तो मैंने, मेरा ख्याल ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चैट जीपीटी का आपको किया था। अपेरेंटली दैट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अभी तक जो आई है ना, कि वो इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो एक एग्जांपल है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और लोग, मैं देख रहा था ऑनलाइन भी और डिस्कशन में लोगों की, कि लोग दे आर वेरी इम्प्रेस्ड कि यार क्या चीज़ आ गई है, आप कुछ चीज़ डालते हो आपको उसका रिजल्ट्स देती है, और ऐसे रिजल्ट्स देती है विद इन सेकेंड्स देती है, और पता नहीं उसके अंदर कितनी दुनिया, पता नहीं कितनी ट्रिलियन उसके अंदर इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली है ना, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उनसे वो आपको निकाल के देती है सारी चीज़ें। द स्केरियस्ट थिंग वाज, अभी हालांकि ये कुछ महीने वाली बात है जब हम डिस्कस कर रहे थे, और दैट वाज वर्जन 1
कि जी नया नया चैट जीपीटी आया ऐसे था, ही अब 5 आ चुका है सही ये कुछ अरसे में, ऐसे ही और लोग इससे इम्प्रेस हो रहे हैं। और मैं जब देख रहा होता मैं कह रहा होता हूँ देयर इज नथिंग टू बी इम्प्रेस्ड, बिकॉज आप के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकल रही हैं। सही। बजाय इसके कि इंसान खुश हो, उसको तो फिक्र करनी चाहिए कि यार। और आपको पता है रिसेंटली मैंने सुना है कि इलॉन मस्क और एक दो कुछ और लोग जो आईटी के समझे जाते हैं ना जो दुनिया में, उन्होंने इस चीज़ पे बाकायदा अपना इजहार किया है कि इसकी स्पीड को थोड़ा रोका जाए, ओपन लेटर भेजा उन्होंने। कि अच्छा बहुत स्पीड से ये जा रही है। इवन कि मैं इलॉन मस्क का तो कुछ अर्सा पहले मैं सुन रहा था इंटरव्यू, थोड़ा पुराना है मेरा ख्याल है 1-2 साल, तो उसमें तो उसने साफ बोला था, कहता है आई वेंट टू ओबामा, उसके साथ मैंने बोला उसको कि हमें इस पे पॉलिसी लानी चाहिए कि एआई को हमने थोड़ा स्टॉप करना है, थोड़ा पॉज देना है, कंट्रोल करना है कंट्रोल करना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जो अभी चैट जीपीटी 5 आई है ना रिसेंट, वो सबसे एडवांस्ड है। और जो एक शॉकिंग चीज़ है वो ये है कि जो चैट जीपीटी 4 है वो चैट जीपीटी 5 को डिज़ाइन कर रही है, सुभान अल्लाह। कोई इंसान नहीं कर रहा। हम्म। तो वो एआई आपको वहाँ पे नज़र आ रही है कि वो अब ऑटो मोड पे चले गई है। और जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसे आप कह रहे थे वालदैन ने हमें स्टोरियाँ सुनाई है, वो तो हम छोटे छोटे थे तो हमें ये स्टोरियाँ सुनने को मिलती थी कि इंसान अपनी बनाई हुई तख्लीक से तबाह हो जाएगा, खुद ही बना के चीज़ें तबाह हो जाएगा। तो हम तब सोचते थे यार ये कैसे हो सकता है। तो आज आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि लोग ऐसी चीज़ें, हम ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, इंक्लूडिंग आपकी जो आप मिलिट्री के लिए जो आपके वेपन सिस्टम है वो सारा भी यही है ना। देखो जिसके पास वेपन है, फर्ज करो जिसके पास न्यूक्लियर असासे एसेट्स हैं, चाहे वो ईरान है चाहे पाकिस्तान है, जो भी है, उसके लिए भी खतरा बना हुआ है कि जो सुपर पावर से कह रही है तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसे ही है, तो वो जाके सैंक्शन लगा के सैंक्शन लगाते रहते हैं। और बाद में पता लगा निकला भी कुछ नहीं। अब उन्होंने पूरे पूरे मुल्क तबाह कर दिए, तो आपके किस काम का? वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन। तो वो उन बेचारों के किस काम का? वो जो करने वाले हैं उनके भी अपने इतने फौजी और इतने जो है वो मारे गए बेचारे उन चीज़ों में जाके, ऐसे ही है। जिसको वो ऑब्वियसली प्रमोट नहीं करते, बताते नहीं है। तो जो सारा जो बात करने का जो मकसद है ना वो है अवेयरनेस। कोई ऑब्वियसली हर किसी को कुल इल्म तो नहीं अल्लाह माफ़ करे मिल सकता, लेकिन एटलीस्ट आप मेंटली ये कॉन्शियस हो ना अपनी लाइफ में, थोड़े थोड़े हम भी कोशिश कर रहे हैं, बेशक ये अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ आती है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको एक खुद कॉन्शियस होना और थोड़ा सा अवेयरनेस जो आपको पता है ना वो उसकी थोड़ी तहकीक करके वो कम से कम लोगों को अपने इर्द गिर्द बताना, ताकि लोग जितना हो सकते हैं इन चीज़ों से बचें और अपना माइंडसेट थोड़ा सा सिक्योर रखें। अच्छा, इसने जब ओपन लेटर लिखा था ना इलोन मस्क ने, उसमें ये बिल गेट्स भी था और 2-3 और भी थे, मार्क ज़करबर्ग भी था। उसके बाद इन्होंने फेसबुक वाला स्टॉप कर दिया था। फेसबुक ने सबसे पहले स्टॉप किया था क्योंकि वो जो आपने बोला वर्जन 4 ने वर्जन 5 डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। आई थिंक 6 तक आ गए बिलीव, और उस पर उन्होंने स्टॉप कर दिया था। उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था इन अ लैंग्वेज जो इंसानों को समझ नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ, तो उन्होंने उसको जो सा ना स्ट्रेट अवे स्टॉप कर दिया फेसबुक ने। तो उसी बात यार बात ये है कि हज़रत उमर की आपने बात की रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो उस टाइम जैसे हम लोग बात फिर वही आ जाती है कि ये मुल्क हम इसको एक आइडियलाइज़ करते हैं कि यार ये जो उनसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, ऐसी हुकूमत हमारे मुल्कों में भी होनी चाहिए। तो उस टाइम के जो नॉन मुस्लिम ही थे ना, वो हज़रत उमर को खतूत लिखा करते थे कि आप किसी को यहाँ पे भेजें जो कि आगे हमारे ऊपर हुकूमत करे और इस माशरे को बेहतर बनाए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और स्पिरिचुअलिटी जो है, अगेन ये व्यूज़ के लिए है कि हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं कोई नेगेटिविटी फैलाने के लिए या क्रिटिकल, आपको वैसे भी होना चाहिए। इस्लाम आपको कहता है इवन कि आप इस्लाम के अंदर भी सवालों के जवाब तलाश करें। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी चाहिए। अगर आपने तरक्की करनी है ज़िंदगी में, आपको इत्मीनान, चैन, सुकून चाहिए, तो आप सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें इंशाल्लाह। और उसके बाद ये चीज़ें जो है अल्लाह पाक आपको वैसे ही देगा इंशाल्लाह अपनी बरकत से इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट हॉट टॉपिक के साथ। और जो भी ये कन्वर्सेशंस को सुन रहे हैं इंशाल्लाह इस पे अगर किसी के जहन में कोई कमेंट्स हैं, कोई चीज़, तो ये बड़ा एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए कि आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। बिल्कुल इंशाल्लाह हमें बताइएगा ज़रूर पढ़ेंगे उसको और उस पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।